यस कम इन। पूजा, अरे आओ बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ सर। कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है। एक्चुअली मुझे मेरी पहली सैलरी मिल गई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं अपना पहला कमीशन देने आई थी। ये लीजिए। भूल जाओ। सर आप काम करते हो यहाँ पे, कमीशन नहीं लोगे तो आप फंस जाओगे। तुम्हारे बिहाफ पे मैं पे कर दूं, चलेगा? और वैसे भी पैसों की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। देखिए सर ये जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आ जाए तब लौटा देना, ठीक है? ओके। अच्छा, मैं ना आज काम से जरा जल्दी फ्री होने वाला हूँ, तो सोच रहा हूँ कहीं कॉफी पीने चले। चलेगा, लेकिन ट्रीट मेरी। जैसा आप कहे। और बताओ स्कूल में क्या मस्ती की आपने? आज मैंने मस्ती नहीं की। तो अब गुड बॉय बन के बैठे थे? हाँ। वेरी गुड। हाय संजू, काफी सुना है तुम्हारे बारे में। ये अंकल कौन है? आपके मामा का फ्रेंड। क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? हाँ। तुम्हारे लिए कुछ लाए हो, चलो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मम्मी मैं खेलने जाऊँ? लेकिन घर के नजदीक ही खेलना, हम अंदर है। ओके बाय। बाय। संजीव आओ अंदर। आइसक्रीम आज। बाय। दीपक नाम है इसका, इंदौर में रहता है, घर का बहुत अच्छा है। लेकिन 38 साल का है ये। तो क्या हुआ, कुंवारा है। वो नुक्कड़ का पान वाला भी कुंवारा है, बस 55 साल का ही तो है। और वो जोशी, उसे करा दो आप मेरी शादी। मुंह बंद रखो तुम अपना। बाप हो की कसाई, किसी के साथ भी भागने के लिए तैयार हो आप मुझे। जिस तरह के कर्म है ना तुम्हारे, उस हिसाब से कोई तुमसे शादी करने के लिए राजी है वही काफी है। 2 दिन बाद शादी है, 2 दिन बाद शादी करके इंदौर में अच्छे घर में रहने जाओगी। मैंने तो पहले ही बोला था भाग चलते, लेकिन नहीं, तुमको तो पापा को मनाना है। अब जाओ इंदौर। भाग चलते हैं। पक्का? हाँ, मैं आज रात को ही भागने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज करके तुमको कॉल करता हूँ। मम्मी क्या देख रही हो? संजू, ये ले, तेरे फेवरेट कटलेट बनाया है मैंने। थैंक यू आंटी। आंटी आपको पता है मैं ना अभी बहुत बड़े स्कूल में जाने वाला हूँ। अरे वाह, फिर तो तू बहुत स्मार्ट लगेगा यूनिफॉर्म में। ये ले, जा खा ले। क्या हुआ तुझे? तू टेंशन में क्यों है? अगले 2 हफ्तों में अगर संजू की फीस नहीं भरी तो स्कूल वाले उसकी सीट किसी और को दे देंगे। पैसे है मेरे पास, लेकिन उन पैसों में मुझे अगले महीने का खर्चा निकालना है। कार्तिक के जाने के बाद सब बहुत डिफिकल्ट हो गया, और मुझे जॉब भी तो नहीं मिल रही। अरे मैं एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट कंपनी को जानती हूँ, आइडियल प्लेसमेंट नाम है उसका। मेरे भाई को भी उनके ही थ्रू अच्छी जॉब लगी है। तू वहां पे क्यों ट्राई नहीं करती? मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे गुड्डू हमारी शादी के लिए। पर क्यों नहीं मानेंगे? मैं अच्छा कमा लेता हूँ, पक्की जॉब है मेरी। लेकिन तुम हमारी तरह अपर कास्ट के नहीं हो ना। यार, ये क्या पिछले जमाने की बातें लेके बैठी हो? 21वीं सदी में जीते हम लोग। तुम्हारे पापा से मैं बात करूंगा।
जब भी हमारी मुलाकात हुई है अब होगी बात। हाथ छोड़। शर्म नहीं है? कॉलेज इसलिए भेजता हूँ तुम्हें ताकि यहाँ तुम गुलछरे उड़ा सको। हाँ? मेरी बांध लड़ाती है मुझसे। अंकल, मैं रितिका को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। पसंद करता है, खुश रखेगा। आज ना रितिका के आसपास भी दिखने की कोशिश की ना तो किसी से भी शादी करने लायक नहीं रखूंगा तुम्हें। चल घर चल। पापा आप ऐसा मत करिए। I love him। प्यार करना है। गुड, शांत रह, सब ठीक होगा, शांत रह। हेलो। पूजा, जी हाँ, मैं पूजा अधिकारी बोल रही हूँ। आपका मेल आया था, मैंने आपका रिज्यूम पढ़ा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परफेक्ट कैंडिडेट। एक रेप्यूटेड कंपनी में असिस्टेंट की जॉब है। वुड यू बी इंटरेस्टेड? श्योर सर। कल आ जाइए, कुछ पेपर वर्क कर लेते हैं, देन यू कैन ज्वाइन। ओके सर, आई विल बी देयर। सी यू। दाभोलकर जी, दुगना कमीशन दूंगा लेकिन बेहतरीन लड़का ढूंढना रितिका के लिए, वो भी अपनी कास्ट का चाहिए। ऐसा ही होगा चंदर जी, चिंता मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे 2-4 लड़के हैं मेरे पास, मैं आपको जल्दी खबर करता हूं मैं। आप कुछ बताते क्यों नहीं? मम्मी प्लीज आप ही कुछ करो ना, आप ही कर सकते हो। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना तो प्लीज पापा को समझाओ ना, प्लीज मम्मी प्लीज। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। हेलो। क्या करे गुड्डू? देखो, एक ही ऑप्शन, भाग चलते हैं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ और ये सब कैसे मैनेज होगा? ये कोई मूवी नहीं है, हमारी फ्यूचर की बात है गुड्डू। अगर मेरे फ्यूचर में तुम नहीं हो तो मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। रितिका, तुम अपना माइंड मेकअप कर लो कि करना क्या है, फिर मुझे कॉल करना। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? कम इन। पूजा, यस सर। बैठो। थैंक यू सर। वो जॉब मुझे मिल जाएगी ना, या कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा? आप बता दीजिए, मैं प्रिपरेशंस कर लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, आप बस इस पे साइन कर दीजिए। पर कंपनी को आपका क्वालिफिकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शुरुआत में 20,000 देंगे, आपके परफॉर्मेंस पे 25,000 भी हो सकता है, और तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। मुझे मंजूर है सर। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा काम है ना। आइए दाभोलकर जी, आइए। बताइए कितने लड़कों के ऑप्शंस लाए हो रितिका के लिए? एक भी नहीं। चंदर जी, इस शहर में कोई भी अच्छे अमीर परिवार के लोग अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से करना नहीं चाहता। लेकिन क्यों क्यों क्या हुआ? कोई लड़का है गुड्डू, उसने सब जगह बात फैला दी है कि उसने आपकी बेटी रितिका से सगाई की है। और तो और उसने अपनी और रितिका की फोटो, जिसमें दोनों बेहद करीब दिखते हैं, ऐसी फोटो इंटरनेट पे डाल दी है सब जगह। देखिए, ये देखिए। चंदर जी, आजकल इंटरनेट की नजर से कुछ नहीं छिपता। हर कोई रिश्ता जोड़ने से पहले सोशल मीडिया में प्रोफाइल चेक करता है। ऐसे रिश्ते के चक्कर में मैंने अपना नाम खराब कर लिया। अब आज के बाद मुझे फोन मत कीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें रितिका की क्या गलती है? ये सब किया जरा उस गुड्डू का है। अरे पूजा, आजा आजा। संजू, संजू देखो कौन आया है। हाय। अरे मम्मी, आप आ गई।
आज पता है हमारे पीटी की क्लास में ना हमने रेस लगाई और मैं सेकंड आया। अरे वाह, वेरी गुड। बाकी बातें घर जाके करते, ओके? और ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। मैं अंदर से बैग लेकर आता हूँ। पता है संजू नए स्कूल में बहुत खुश है। पता है दिन भर वो स्कूल की बातें करता रहता है। वैसे तुम्हारे चेहरे पे भी बहुत चमक है। क्या बात है, नई जॉब सूट कर गई ना तुम्हें? हाँ, अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है उर्मी। तुम अगर मुझे उस प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में नहीं बताती तो मेरे पास आज ये जॉब नहीं होती। और तुम संजू का कितना अच्छा ख्याल भी रखती हो। थैंक यू सो मच। अरे तू भी ना, क्या यार। चले तो बाय बोलो। बाय बाय। चल दो ना बेटा, कुछ तो खाओ। नहीं अंकल, खाया मैंने, थैंक यू। अरे नहीं प्लीज। खाया मैंने अंकल, थैंक यू। लेकिन सच कहता हूँ, तुमसे अच्छा लड़का रितिका को मिल ही नहीं सकता। हाँ वाकई, हमारी रितिका बहुत किस्मत वाली है कि लड़का सामने से रिश्ता लेकर आया है। दो चाय दो। बैठो। अंकल जी, क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, प्लीज जाओ बेटा। तो बेटा, हो गई बात? मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अरे बेटा लेकिन अब मैं आपको कॉल करूँगा। चलता हूँ। यस कम इन। पूजा, अरे आओ बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ सर। कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है। एक्चुअली मुझे मेरी पहली सैलरी मिल गई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं अपना पहला कमीशन देने आई थी। ये लीजिए। भूल जाओ। सर आप काम करते हो यहाँ पे, कमीशन नहीं लोगे तो आप फंस जाओगे। तुम्हारे ब्याह पे मैं पे कर दूं, चलेगा? और वैसे भी पैसों की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। लेकिन सर ये जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आ जाए तब लौटा देना, ठीक है? ओके। अच्छा, मैं ना आज काम से जरा जल्दी फ्री होने वाला हूँ, तो सोच रहा हूँ कहीं कॉफी पीने चले। चलेगा, लेकिन ट्रीट मेरी। जैसा आप कहे। और बताओ स्कूल में क्या मस्ती की आपने? आज मैंने मस्ती नहीं की। तो अब गुड बॉय बन के बैठे थे? हाँ। वेरी गुड। हाय संजू, काफी सुना है तुम्हारे बारे में। ये अंकल कौन है? आपके मामा का फ्रेंड। क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? हाँ। तुम्हारे लिए कुछ लाए हो, चलो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मम्मी मैं खेलने जाऊँ? लेकिन घर के नजदीक ही खेलना, हम अंदर है। ओके बाय। बाय। संजीव आओ अंदर। आइसक्रीम आज। बाय। दीपक नाम है इसका, इंदौर में रहता है, घर का बहुत अच्छा है। लेकिन 38 साल का है ये। तो क्या हुआ, कुंवारा है। वो नुक्कड़ का पान वाला भी कुंवारा है, बस 55 साल का ही तो है। और वो जोशी, उसे करा दो आप मेरी शादी। मुंह बंद रखो तुम अपना। बापों की कसाई, किसी के साथ भी भागने के लिए तैयार हो आप मुझे। जिस तरह के कर्म है ना तुम्हारे, उस हिसाब से कोई तुमसे शादी करने के लिए राजी है वही काफी है। 2 दिन बाद शादी है, 2 दिन बाद शादी करके इंदौर में अच्छे घर में रहने जाओगी। मैंने तो पहले ही बोला था भाग चलते, लेकिन नहीं, तुमको तो पापा को मनाना है। अब जाओ इंदौर। भाग चलते हैं। पक्का? हाँ, मैं आज रात को ही भागने के लिए तैयार हूँ।
ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज करके तुमको कॉल करता हूँ। सर यहाँ पे सर। सर मैं हल्का आने आया तो यहाँ देखा रेड बॉडी पड़ी है। ठीक है, जाओ। सर, बॉडी की कंडीशन देख के लगता है मर्डर 2 दिन पहले हुआ है। रेप या मोलेस्टेशन के कोई साइन नहीं है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ मिला? नहीं सर, बस इतना बता सकते हैं कि उम्र 20 से 30 साल के बीच में है और बाकी चेहरे को तो बुरी तरह से कुछ लगा है। सर आसपास भी कुछ नहीं मिला, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के पुलिस स्टेशंस में मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करो। गुड मॉर्निंग सर। सर अंबाड़ पुलिस स्टेशन में एक आदमी ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। रितिका देशपांडे नाम, 23 साल की और 10 नवंबर से गायब है। वो जो बॉडी हमें मिली थी भी लगभग उसका भी मर्डर इसी डेट पे हुआ था ना? हाँ सर, पुलिस स्टेशन बुलवा लेता हूँ। बुला लो। तो रितिका का है। यार इसके ऊपर आ रहा। रितिका, रितिका है ये। रितिका है। रितिका। फिर हमने रितिका की शादी इंदौर के एक लड़के के साथ फिक्स कर दी, लेकिन शादी फिक्स होने के एक दिन बाद ही रितिका गायब हो गई। सर हमें लगा कि वो गुड्डू के साथ भाग गई। सर मैं गुड्डू के घर भी गया था, उससे माँ बाप से पूछताछ कर। तुम्हारा क्या मतलब? हमारा गुड्डू तुम्हारी बेटी को भगा कर ले गया? अरे तेरी बेटी भी तो उसे भगा कर ले जा सकती है। अरे हमारी बेटी इतनी बेशर्म नहीं है। अरे हमारा बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करता है। तेरी बेटी ने भड़काया होगा उसे। क्या तमाशा लगा के रखा है? अरे साहब अच्छा हुआ आप आगे। मुझे इनके खिलाफ और इनके बेटे गुड्डू के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। इनका बेटा गुड्डू मेरी बेटी रितिका को लेकर भाग गया है। सर हमें भी ये देशपांडे फैमिली के खिलाफ कंप्लेंट करानी है। इसकी बेटी रितिका ने हमारे गुड्डू। सर आप सुनिए तो सही। आप दोनों के बच्चे वाली गए, ऐसे में किसी का भी केस नहीं बनता, समझे? एक काम करो, दोनों के फोटो और डिटेल्स भेज दो हमें। सर, जहाँ पे लड़के की लाश मिली थी वहाँ से आधा किलोमीटर दूर ये चाकू मिला है और ये मोबाइल भी है। रितिका का फोन। आपको लॉक पता है? सर लास्ट कॉल गुड्डू को की गई थी 11:30 बजे और ये मैसेज भी है। ये मैसेज पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से गुड्डू के साथ गई थी। सर पूजा अधिकारी नाम है, उम्र 28 साल है, मिसिंग है सर। आपकी क्या लगती है? सर मेरी पड़ोसी है, वो विधवा है, उसका 6 साल का बेटा है सर, और उसके आगे पीछे कोई नहीं है सर, इसलिए मैं कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। ये पूजा करती क्या है और आखिरी बार आपसे कब मिली? 4 दिन पहले, और उसने मुझे बताया था कि मैं संजीव के साथ 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम संजू का ध्यान रख लोगी ना? हाँ, लेकिन तूने संजीव से बात तो की है ना शादी के बारे में? हाँ, वो एक्चुअली मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए नागपुर लेके जा रहा है और मैं संजू को साथ नहीं ले जा सकती। तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी संजू को। सर कल से मैं उसका फोन लगा रही हूँ, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, इसलिए मैंने संजीव को भी कॉल किया, उसका भी फोन नॉट रीचेबल है। सर मुझे बहुत चिंता हो रही है सर, ऐसा तो नहीं है ना कि उन दोनों के साथ कुछ हो गया हो? ये संजीव के पेरेंट्स नागपुर में कहाँ रहते हैं? पता नहीं सर मुझे। उन दोनों की कोई फोटो है आपके पास? पूजा की फोटो है सर मेरे पास। दीजिए। ये पूजा और संजीव दोनों के फोन नंबर भी दीजिए मुझे। सर ये किसकी फोटो है? अरे बॉडी मिली थी। सर एक बार दिखा सकते हैं? इसकी शिनाख्त हो गई है मैडम। सर प्लीज एक बार दिखा दीजिए प्लीज। ठीक है, देखिए।
सर कुछ तो गड़बड़ है सर। क्या हुआ? पूजा के पैर में भी ऐसे ही डिजाइन वाला काला धागा है। वैसे सर ये बॉडी किसकी है? ये कोई रितिका देशपांडे नाम की लड़की है। वैशाली नगर पुलिस को इसकी बॉडी मिली है। श्योर? सर मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब मैंने ये नाखून देखे। पूजा ने भी ऐसे ही नाखून बढ़ाए थे क्योंकि संजीव को ऐसे बड़े नाखून पसंद थे। आपको शक है कि संजीव ने पूजा को मारा, लेकिन आपने तो कहा था कि संजीव पूजा और उसके बेटे के साथ बहुत अच्छा था। उसने पूजा को जॉब भी दिलवाई थी। हाँ सर, मैंने ही पूजा को वो आइडियल प्लेसमेंट कंपनी के बारे में बताया था और वहीं पे संजीव से उसकी मुलाकात हुई और फिर वो दोनों नज़दीक आ गए। लेकिन सर कुछ दिन पहले जब मैं उससे मिली थी तब सब ठीक हो जाएगा पूजा। कैसे ठीक होगा उर्मी? मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये पता चलने के बाद वो मुझसे शादी करने के लिए नहीं मानेगा। लेकिन तूने उससे प्रेगनेंसी के बारे में बताया नहीं। अब तक तो नहीं, लेकिन उसे जल्दी ही बताऊंगी। उसके बाद भी अगर वो नहीं माना तो उससे ब्रेकअप कर लूंगी और बच्चा भी अबॉर्ट कर दूंगी। उसके एक दिन बाद पूजा ने मुझे बताया कि संजीव मान गया है, वो उसके साथ नागपुर जा रही है संजीव के माता पिता से मिलने। पर सर मुझे पक्का यकीन है पूजा के साथ जो भी कुछ हुआ है ना, इसमें संजीव का ही हाथ है। सर लेकिन इनके हिसाब से बॉडी पे जो कपड़े हाँ सर, पूजा जब घर से निकली थी तब उसने कुर्ता और लेगिंग्स पहनी थी, जीन्स टी शर्ट नहीं। और फोटो में वो स्टोल भी है। सर ये कपड़ों के अलावा बॉडी हाइट और धागे से लगता है मुझे कि वो पूजा ही है। सर क्या बताऊंगी संजू को कि उसकी माँ कहाँ है? हम सब कुछ फिर से एक नए सिरे से चेक करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए। सर एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ये लड़की पूजा है फिर इसके ऊपर रितिका के कपड़े क्या कर रहे थे? क्योंकि रितिका के पेरेंट्स ने उसकी पहचान उसके कपड़े, स्टोल, गोल्ड चेन इन सब चीज़ों से की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों लड़कियों में कोई कनेक्शन है? रितिका के माँ बाप से दोबारा बात करनी पड़ेगी। माफ कीजिए, ऐसे टाइम पर हमें आना पड़ा है। आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप श्योर हैं कि जिसका आपने दाह संस्कार किया वो रितिका ही थी? साहब ये फोटोग्राफ्स उस वक्त की हैं जब हमें बॉडी मिली। पैर में धागा बंधा हुआ है और ये बड़े बड़े नाखून हैं। नहीं, रितिका को तो बड़े बड़े नाखून रखना कभी पसंद ही नहीं था और पैरों में तो वो काला धागा कभी नहीं पहनती थी। देखिए, शायद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जिसका आपने दाह संस्कार किया वो किसी पूजा नाम की लड़की की थी। रितिका किसी पूजा को जानती थी? नहीं, रितिका किसी पूजा को नहीं जानती थी। आपके कहने का मतलब है कि रितिका सच्चा है? देखिए, अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये पता करने के लिए हमें आप दोनों का डीएनए सैंपल भी चाहिए होगा। कदम, पूजा के बेटे संजू का डीएनए सैंपल लो और लैब भिजवाओ। ठीक है? आइडियल प्लेसमेंट जाके संजीव की सारी डिटेल निकालो और गुड्डू के माँ बाप पे नज़र रखो, उनके कॉल्स मॉनिटर करो। अगर वो बॉडी रितिका की नहीं है तो रितिका डेफिनेटली गुड्डू के साथ है। तू तो हर समय घूंघट में ही रहती है। तुम्हारे तो सास ससुर भी तुम्हारे साथ में नहीं है। वो क्या है ना, नई नई शादी हुई है तो मेरी सास ने कहा है जब तक पहला बच्चा ना हो तब तक मुझे घूंघट में ही रहना पड़ेगा। तो तैयारी में लगी हो ना?
सर संजीव बोला तो एक हफ्ते से ऑफिस ही नहीं आए, वो तो अपने घर गए। उसके घर का एड्रेस दीजिए। सर पिछले कई दिनों से हम भी संजीव को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। कुछ हुआ है क्या? संजीव 10 तारीख को ऑफिस से निकला था एक लड़की को साथ लेके, आपसे मिलवाने के लिए लेके आ रहा था। शादी करना चाहता था उसके साथ। शादी? लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा है। ये शीला है, संजीव की बीवी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत 10 नवंबर की रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हुई है। और सर इम्पोर्टेंट बात, वो 2 वीक्स प्रेग्नेंट भी थी। मतलब जैसा उर्मी ने पूजा के बारे में बताया कि बॉडी पूजा की हो सकती है। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर चाकू पे जो ब्लड है वो बॉडी से मैच कर रहा है। मतलब क्लियर है कि ये मर्डर वेपन चाकू ही है। चाकू पे फिंगरप्रिंट भी विजिबल है। ये जो चाकू पे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनको संजीव के फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो आधार कार्ड से। ठीक है सर। गुड्डू के फ़ोन में कोई हलचल? फिलहाल तो नहीं सर, उसका फ़ोन 10 नवंबर से बंद ही है। सर और एक इन्फॉर्मेशन मिली है, पूजा का फ़ोन एक्टिवेट हो गया है सिन्नर में। चलो। तब मैं खेत में आ रहा था, तब मुझे ये फ़ोन मिला। जब मैंने ऑन किया तो चालू हो गया। एग्जैक्टली कहाँ मिला था? यहाँ मिला था। आसपास जरा चेक करो। यस सर। सर बैग में कपड़े हैं, जलाए गए हैं। एक बार उर्मी को दिखा दो। यस सर। सर उर्मी ने कंफर्म कर दिया है कि वो चूड़ीदार सूट पूजा का ही है। इनफैक्ट उसके पास एक पिक्चर भी है जिसमें कुछ महीने पहले पूजा ने वो ड्रेस संजू के बर्थडे में पहनी थी। अब ये देखिए सर। सर पूजा की डेड बॉडी की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से उसका डीएनए ना तो चंदर से मैच कर रहा है और ना ही रमा से, लेकिन संजू से 50% मैच कर रहा है सर। मतलब ये कंफर्म हो गया वो लास्ट पूजा की थी। बेचारा संजू। मैं अभी उर्मी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। संजीव को जल्द से जल्द ढूंढो, वही बता सकता है कि पूजा के साथ हुआ क्या था। राइट सर। गुड्डू, मैं ना मुंह छुपा छुपा के थक गई हूँ। अब इस घूंघट में ना घुटन हो रही है। तो तुम क्या चाहती हो? हम लोग पकड़े जाए? एक तो तुम्हारे बाप ने मुझ पर किडनैपिंग का केस फाइल किया है, पुलिस कुत्तों की तरह ढूंढ रही है मुझे। हम शादी क्यों नहीं कर लेते? हम एडल्ट्स हो चुके हैं और हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा शादी करने से। प्लीज गुड्डू, शादी कर लेते हैं। अरे क्या शादी 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 यार, हम लोग शादीशुदा की तरह रह रहे हैं ना। शादी शादी शादी। गुड्डू अब तुम मुझे डरा रहे हो। हम जब से घर से भागे हैं ना तो अजीब तरीके से बिहेव करने लगे हुए। सर ये कंफर्म हो गया है, चाकू पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो संजीव के ही है। सर एक कमाल की खबर हाथ लगी है। ये गुड्डू आइडल प्लेसमेंट में काम करता है, लेकिन 10 नवंबर से गायब है। और गुड्डू और संजीव बचपन के दोस्त हैं। संजीव के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि दोनों आपस में लगातार टच में थे और 9 और 10 नवंबर को दोनों ने बहुत कॉल एक्सचेंज किए हैं। अब सारी पजल के टुकड़े अपनी जगह पे सही फिट बैठ गए। इतना तो क्लियर है कि संजीव और गुड्डू ने मिलके ये सारा प्लान बनाया। संजीव को रितिका पसंद थी और उसने पूजा से दोस्ती सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो रितिका जैसी दिखती थी। बाद में उसने पूजा को मार दिया, उसे रितिका के कपड़े पहनाए और उन कपड़ों पर भी चाकू से स्टैब किया और चेहरा कुचल दिया ताकि चेहरा पहचानने में ना आए और हमें लगे कि रितिका मारी गई है। और इस तरह से गुड्डू और रितिका को लोग ढूंढना ही बंद कर देना। इसका मतलब रितिका भी इस क्राइम में शामिल है? बिल्कुल हो सकता है, तभी तो रितिका के कपड़े पूजा की बॉडी पर पहुंचे। मतलब अगर हम संजीव को पकड़ लें तो रितिका और गुड्डू भी हाथ आ सकते हैं। सर एक और डेड बॉडी मिली है। सर ये संजीव ही है। सर स्टैबिंग है। शायद इसको भी उसी दिन मारा गया है जिस दिन पूजा को मारा गया। लेकिन संजीव और पूजा को मार कौन सकता है सर? गुड्डू। गुड्डू ने
संजीव से पूजा का मर्डर करवाया, बाद में खुद आके संजीव को मार दिया ताकि उसके क्राइम का कोई विटनेस ना रह जाए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। और जहाँ पूजा की बॉडी मिली थी, जहाँ पूजा का फोन मिला था, और यहाँ का डंप डेटा निकलवा। ओके सर। यार मैं कब से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। क्या लाश मिल गई पुलिस को? और जो काम मैंने तुमको बताया था उसका क्या हुआ? हो गया, ठीक है मैं आता हूँ। क्या? कैसी लाश? क्या बात कर रहे थे तुम गुड्डू? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम अंदर जाओ। नहीं, क्या चल रहा है? प्लीज बताओ क्या चल रहा है? अरे तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम अंदर जाओ। मुझे अब डर लग रहा है, प्लीज बताओ क्या चल रहा है? अरे मैंने बोला ना तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। चलो अंदर चलो। मुझे पता क्या चल रहा है गुड्डू। भैया सुनो ना, एक मिनट देना। भैया क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? बस एक बात करनी। हेलो पापा, मैं रितिका बोल रही हूँ। रितिका? पापा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुड्डू अच्छा लड़का नहीं है, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम मुझे बताओ कहाँ हम? एक मिनट होल्ड कर रितिका, एक मिनट। तुम? पापा पापा मम्मी क्यों नहीं आ रही है? मम्मी क्या हुआ? ये तो गुड्डू है सर। वैसे भी संजीव की तरह मारा गया है सर। देखकर लग रहा है कि 1-2 दिन हो चुका है। आसपास देखो जरा। सर अजीब बात है, हम लोग अब तक ये सोच रहे थे कि ये सब गुड्डू ने किया है, तो गुड्डू को भी किसी ने मारा है। डंप डेटा का क्या हुआ? सर तीनों जगह के डंप डेटा में संजीव का ही नंबर है। 1-2 ऐसे भी नंबर है जो हमारी लिस्ट में नहीं है। सर झाड़ियों के पास ये मोबाइल मिला है, मोबाइल बंद है सर। पता करो किसका है सर। और जरा ये भी चेक करना ये नंबर पिछले 2 मर्डर स्पॉट पे एक्टिव था क्या? सर जी ये फोन हमें गुड्डू की डेड बॉडी के पास मिला हमारा। वैसे ये फोन संजीव और पूजा के मर्डर लोकेशन पे भी एक्टिव था। हाँ सर, ये मेरा ही फोन है, ये मेरा एक्स्ट्रा नंबर है सर। जब गुड्डू रितिका के साथ भाग रहा था तब मैंने ही उसे ये फ़ोन दिया था। अमरीश तेरे पास एक्स्ट्रा फ़ोन है? मुझे चाहिए, मुझे नया नंबर लेने की ज़रूरत है। जैसे मैं रितिका के साथ निकल जाऊंगा मुझे अपना पुराना नंबर बंद करना है। अच्छा ठीक है, रुक लेके आता हूँ। ये ले। थैंक्स यार। ऑल द बेस्ट तेरी नई जिंदगी के लिए। अपना ख्याल रखना। तो पहले से पता था कि गुड्डू भागने वाला है? हाँ सर, मैं भी बहुत हर्ट हो गया था ये सुन, लेकिन मेरी किस्मत पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर रितिका मेरी किस्मत में लिखी होगी ना तो मुझे ज़रूर मिलेगी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। लेकिन अब गुड्डू तो मर चुका है और रितिका का कुछ पता नहीं। तुम्हें अंदाजा है रितिका कहाँ होगी? सर आप क्या बात कर रहे हो सर? गुड्डू का सर उसने तो मुझे कहा था कि वो मेरे साथ टच में रहेगा। सिर्फ उसने 1-2 बार ही कॉल किया था मुझे, वो भी कल, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसने कहा कि वो शहर में आएगा और मुझे कॉल करेगा, लेकिन उसका कॉल नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने कॉल ट्राई किया था, उसका नंबर नॉट रीचेबल था। मुझे लगा कि उसने पैसों का जुगाड़ कर दिया रहेगा। सर गुड्डू का मर्डर हुआ, इसका मतलब रितिका की जान को खतरा है सर। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। ये अमरीश पे कड़ी नजर रखो, ये गुड्डू के टच में था। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है। रितिका के पापा को कल एक अननोन नंबर से कॉल आया था। इससे पहले उनको इस नंबर से कभी कॉल नहीं आया। कॉल कुछ ही मिनट तक हुई है, लेकिन सर उसके बाद से रितिका के मम्मी और पापा का दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर स्ट्रेंज बात तो ये है, जिस अननोन नंबर से उनको कॉल आया था वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। चलो
सर, लगता है घर पर कल से ही लॉक है। पड़ोस में रहने वाले आंटी ने बताया कि वो कल 6 बजे के आसपास रमा से मिलने आई थी, लेकिन तभी भी घर पर ताला ही था। लेकिन सर उनके पास ये स्पेयर की थी। खोलो खोलो। यस सर। सर, देश पांडे का फोन बंद होने से पहले उसके घर में एक ही फोन था जो एक्टिव था, अमरीश का। हमने उसके फोन को ट्रैकिंग पे डाल रखा है सर। इस समय उसकी फोन की लोकेशन साईं बाबा नगर में और स्टेगनेंट है। चलो जादव पाटिल। अंकल जी, मुझे पता है कि आप मेरी शादी रितिका से करवाना चाहते हो, इसलिए मैंने मेरे रास्ते के सारे कांटों को हटा दिया है। मेरी दुल्हनिया, वाह क्या लग रहे हो तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। अब मुझे कन्यादान तो करने दो। अच्छा, अब तुम्हें कन्यादान करना है, फिर तुम बोलोगे तुम्हारे हाथ खोल दूं ना? ऐसे ही चाहते हो ना तुम लोग? फिर तुम मुझे कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करने के बहाने तुम यहाँ से बाहर। मुझे पता था गुड्डू और संजू दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। मुझे एहसास हुआ कि इन दोनों के बीच में ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। खास करके तब जब रितिका ने गुड्डू के साथ भागने के एक दिन पहले मुझसे कहा कि उसने प्लान बनाया। मैंने कहा प्लान? ठीक उसी के बाद गुड्डू मुझसे मेरा फोन मांगने के लिए आया था। नहीं। अरे हो जाएगा रे, हो जाएगा। मुझे कल से बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। प्लान बहुत भयंकर है, गलती नहीं कर सकता। तेरी ड्रिंकिंग कैपेसिटी मुझे पता है, एंड आई एम श्योर तेरा प्लान भी ब्रिलियंट होगा। हाँ। एक पूजा नाम की लड़की है, बिल्कुल रितिका जैसी दिखती है। वो संजू है ना, वो उसको मार देगा और रितिका के कपड़े पूजा को पहना देंगे। और मैं इधर ये रितिका को कुछ ऐसे कपड़े पहना दूंगा कि कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। और संजू उसका पूरा चेहरा खराब कर देगा, कोई उसको पहचान ही नहीं पाएगा। फिर संजू उसका चेहरा इतना खराब कर देगा कि कोई उसकी पहचान नहीं कर पाएगा। अच्छा, ताकि सबको लगे कि रितिका मर चुकी है। वाह यार, क्या बढ़िया प्लान बनाया तूने। अब जैसे ये खबर आएगी बाहर कि रितिका मर गई तो उसको कौन मिलेगा? फिर हम लोग चैन से रहेंगे। चीयर्स। मुझे तो सारा प्लान मालूम था, मेरे लिए सारी चीजें आसान थी। मैं वही गया जहां पूजा संजू से मिलने वाली थी। आ गए तुम? प्लान के मुताबिक संजू वहां रितिका के कपड़े लेके आया। और जैसे कि गुड्डू का प्लान था, मैंने पूजा के कपड़े बदल दिए और उसकी बॉडी वही छोड़ दी और उसके बैग और उसके कपड़े मैंने जला दिए। संजीव की बॉडी मैंने फेंक दी। मैंने गुड्डू को एक सुझाव दिया था। मैंने उससे कहा कि जब तक ये सारा मामला ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक तुम मेरे अंकल के खाली घर में रह सकते हो। मैंने उनका साथ और उन्हें पैसे देने का वादा किया था और गुड्डू ने इसके बारे में रितिका को कुछ भी नहीं बताया। कल ही उसने मुझसे पैसे मांगे क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी। मैंने उसे 25,000 रुपये देने का वादा किया था और वो मेरे दिए हुए फ़ोन से वो मेरे कांटेक्ट में था और उसे वही बुलाया जहां मैंने पहले मर्डर्स किए थे। और जैसी उम्मीद थी वो वहां आया भी। सर, ये सब मैंने रितिका को पाने के लिए किया था, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे साथ शादी नहीं करेगी। इसके लिए मैंने उसके माँ बाप को ही किडनैप कर लिया। फिर मैंने उनको, मेरा एक दोस्त का खाली घर है जो कि साईं बाबा नगर में, मैंने उनको वही रखा। जब मैं रितिका को लेने गया तो मैंने उसको झूठ बताया। मैंने उससे कहा कि उसके मम्मी डैडी उसके साथ बात करना चाहते
क्योंकि गुड्डू उन्हें परेशान कर रहा है। हाँ। और फिर एक बार जब वो वहां पहुंच गई तो तूने रितिका को शादी के लिए फोर्स किया। संजू, पूजा और गुड्डू के मर्डर, देशपांडे फैमिली का अपहरण और रितिका के अटेम्प्टेड मर्डर के लिए उसको अंदर डालो ताकि ये जिंदगी भर जेल से बाहर ना आ सके। सर, मैंने रितिका को पूछा कि उसने अपने पेरेंट्स को कैसे कांटेक्ट किया, तो उसने बताया कि उसने खिड़की से बाहर किसी की मदद मांग के उसका फ़ोन लेकर अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया। लेकिन वो नंबर भी बाद में बंद ही आ रहा था ना। हाँ सर, मेरी उससे बात हुई, उसने कहा कि उसका फ़ोन पानी में गिर गया था। शिरके, किस ख्याल में खोए हो? सर मैं उस बेचारी पूजा के बारे में सोच रहा हूँ। उसे बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। संजू अनाथ हो गया, संजीव की पत्नी विधवा हो गई और कामले ने अपना एक लौता बेटा खो दिया। सर आपको नहीं लगता कि ये सारे मर्डर्स अवॉइड किए जा सकते थे अगर चंदर गुड्डू के लिए मान जाता तो? इसे पता क्या होता, हो सकता है अमरीश कोई और क्रेजी आइडिया लेके आ जाता। सर आज के ज़माने में भी लोग जात पात इन सब चीज़ों को मानते हैं। लोग अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार ही नहीं। शिरके, ऐसा है कि हम जुर्म से लड़ सकते हैं, लोगों की मान्यताओं से नहीं। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ताई प्लीज चॉकलेट खानी है। ताई प्लीज ना, चॉकलेट चाहिए मुझे। हाँ सुन भी सकती, दोस्ती करेगी, दोस्ती। चल 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 छोड़ो तुम, मेरे ताई को छोड़ो, जाओ इधर से। ए, अपनी मम्मी को जाके बोल दे तेरी ताई शाम को आएगी। चल ताई चल। खबरदार, अगर इन लड़कियों के आसपास भी देखा मैंने तुम्हें तो तुम सबकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। ताई, वो लड़के साइनी का मजाक उड़ा रहे थे। हाँ तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता है हमारी जिंदगी ना बहुत अच्छी हो सकती थी अगर ये मनहूस हमारी जिंदगी में ना होती। तुझे क्या लगता है मैं कम परेशान हूं? कितना अच्छा होता अगर पैदा होते ही मर जाती या अपनी मां के साथ मर जाती। आप लोग साहिली के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हारे घर में नहीं है ना, तब तुम ऐसे बढ़ बढ़ के बातें कर रही हो। अरे तुम्हें पता नहीं कितनी बड़ी बॉदरेशन है ये। ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ बोल सकती है। देखो कैसे गाय की तरह दिन भर बस चढ़ती रहती है। कैसे ना हमारी गलती हो गई, हमें ना इसे बोर्डिंग स्कूल में डाल देना चाहिए था। नहीं तो क्या है वो, हाँ मूक बधिरों के स्कूल में डाल देना चाहिए था। हमारा पीठ तो छूटता कम से कम। आप लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? आप जानते हो वो एक स्पेशल चाइल्ड है। अरे बिना परिवार के परेशान हो जाएगी वो लड़की। उसे प्यार, केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है। तो ये सब मिल जाएगा ना वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में, इसमें इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है? तो जा एक गिलास पानी ले गया और चाय भी बनाना। मम्मी पापा तुझे दूर भेजना चाहते। हाँ 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 ताई, अब आपको कैसे समझाऊं?
इतनी गरम खिचड़ी कैसे खाएंगे? तू टाइम से घर नहीं आ सकती थी क्या? हेलो बच्चा लोग, रोहिणी 3-4 घरों में झाड़ू, पोछा, कुटके का काम करती है ताकि उन पैसों से तुम्हें खिला पिला सके और स्कूल भेज सके। तो तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए, शिकायत नहीं। कह रही है कि उसे आने में लेट हुआ इसलिए उसे बुरा लग रहा है, पर पवार साहब की बीवी ने उसे एक्स्ट्रा काम दे दिया था जिसके उसे एक्स्ट्रा पैसे भी मिले और उसी पैसों से वो अपने भाइयों के लिए नए कपड़े भी खरीदेगी। यस। रोहिणी, मैंने एक एनजीओ में बात की है, वो तेरे 2 भाइयों के पढ़ाई को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। एक बार स्पॉन्सर आ गए तो तेरे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं निकलता हूं। नमस्कार वहिनी. अरे कैसे हो? चिमाजी भाऊ या ना. कसे आहात? मी मस्त. तुम्ही बसा ना, चाय पानी घ्या, मैं इनको बुला के लेके आती हूँ. हो. चिमाजी भाऊ कसे आहेत? मैं ठीक. बस देख संतोष, तू मेरा दोस्त है, इसी नाते मैंने तेरे दोस्त की मदद की, पर तब से वो गायब है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है वो. देख तू उसे बोल दे कि ठीक से बर्ताव करे, वरना हिसाब चुकाना मुझे अच्छे से आता है, समझा? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे. अब मैं उससे बात करके समझाता हूँ. पवार साहब आ गए. नमस्ते. नमस्कार पवार साहब. नमस्कार नमस्कार. चले. अरे कापसे साहेब या कसे आहात तुम्ही? नमस्ते वहिनी, तुम्ही कसे आहेत? मस्त मस्त, बसा ना. मन्या ए चल. वो बता कैसा है? कैसा है तू? बड़ा सरदर्द है यार, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे. तेरे प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास. जरा बाहर आ. आता हूँ. क्या समझती है अपने आप को? हाँ, उस दिन बहुत बनकर दिखा रही थी. शर्म नहीं आई तुम लोगों को ऐसी घटिया हरकत करते हुए? और आप लोग भी
क्या क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे? तुम ठीक हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, एक एनजीओ है सहारा, मैं वहीं पे काम करता हूँ। हम साइली को वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल भी है। वहाँ साइली साइन लैंग्वेज यानी इशारों की भाषा भी सीख पाएगी। देखिए, हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और क्या ही कर लेगी वो पढ़ लिख कर? हाँ, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें कहीं नहीं भेजना है उसे। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। वहाँ उसका भविष्य। सर, आपने जो कुछ किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज जाइए सर, प्लीज। ताई, आज हमारे लिए क्या लेकर आओगी? पवार मैडम तीर्थ यात्रा पे गई है। जब वो वापस आएगी तब ताई को काम का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तभी ताई हमारे लिए कुछ खरीद पाएगी। वाह, कैंडी! ताई, तू दुनिया की बेस्ट ताई है। बाय दीदी। बाय दीदी। रोना मत बेटा। वो एनजीओ वाला लड़का कौन आता है? केदार दादा। उसको फोन लगा, शायद उसको मालूम रहेगा तुम्हारी ताई कहाँ है। हेलो हेलो केदार दादा, ताई काम से अब तक नहीं आई है। हमें बहुत डर लग रहा है। और मैं तो अभी पुणे के बाहर हूँ। अच्छा रुको, मैं जल्द से जल्द वहाँ आता हूँ, ठीक है? ठीक है। ये दोनों रोहिणी के भाई हैं और ये रोहिणी सुन बोल नहीं सकती जी। लेकिन तब तक इन दोनों का क्या? इनकी देखभाल कौन करेगा? सर, मैं ही इन्हें एनजीओ के ऑफिस में लाया था। मैं ही देखभाल करूंगा सर इनकी। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो, हम आपकी बहन को जल्दी से जल्दी ढूंढ देंगे, ठीक है? ये रोहिणी जहाँ जहाँ काम करती थी उन सभी घरों में जाके पता करो, और जहाँ रहती थी वहाँ भी जाके पता करो। ओके सर। यस सर। रोहिणी कल काम पे आई नहीं थे साहब। अरे पवार साहब? पवार साहब तो कुछ दिनों पहले कैंपेन चले गए, और मृदुला मैडम 2 दिन पहले ही वैष्णो देवी गई। उन लोगों ने सब रोहिणी को कॉल किया था। रोहिणी का भाई उसके लिए फ़ोन पे बात करता था, लेकिन रोहिणी के भाई ने भी फ़ोन नहीं उठाया साहब। रोहिणी बहुत मेहनती लड़की थी, काम भी बहुत अच्छा करती थी और अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती। एक माँ की तरह संभाला उसने अपने भाइयों को। कभी कभी रोहिणी को घर आने में देर हो जाती थी। दोनों लड़कों को बहुत भूख लगती थी, इसीलिए रोहिणी ने एक तरीका निकाला था। मतलब ये रोहिणी हर तरीके से परफेक्ट है, फिर भी कोई बॉयफ्रेंड या और कोई बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि रोहिणी और उस एनजीओ वाले लड़के केदार के बीच में कुछ तो चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते थे जैसे उन दोनों में प्यार हो। लेकिन किसी ने भी श्योरिटी के साथ ये नहीं कहा है कि केदार उसका बॉयफ्रेंड है, राइट? सर, फिर भी हमने केदार को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। वो सीसीटीवी का क्या हुआ? सर, बस्ती या उसके आसपास तो कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन हाँ सर, बस्ती के बाहर एक मेडिकल शॉप है, वहाँ का फुटेज मिला है। ये देखिए सर, ये देखिए।
ये देखिए सर, ये रोहिणी का रोज का रूट है, इसी रास्ते से वो हर रोज काम पर जाती है। सर हम पवार के घर पे भी गए थे, उसके वॉचमैन से पूछताछ की, सीसीटीवी भी चेक किया, लेकिन रोहिणी उस दिन उसके घर नहीं पहुंची थी। इस केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रोहिणी सुन बोल नहीं सकती है, ना ही वो मोबाइल इस्तेमाल करती है जिससे उसकी लोकेशन या उसके बारे में पता चल सके। इनफैक्ट चैट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस केस को पुराने तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। पर साइली तुम्हारा अपना खून है। तो क्या हुआ? गंदा खून है। मुझे नहीं चाहिए ये अपने घर में, मुझे लड़का चाहिए, और नंदिनी को भी। प्रॉब्लम तुझ में है, साइली में नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारी पहली बीवी सुधा, जिसने साइली को जन्म दिया, और ये तेरी दूसरी बीवी नंदिनी, इसने भी एक बेटी को जन्म दिया, अदिति को। तो फिर तू सिर्फ साइली के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि बोझ है हमारे ऊपर, गले में फंसी हड्डी है जिसे हम निकल नहीं सकते, इतने खर्चे हैं हमारे। और एक बात बताइए, ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा? सही बात है। तुम दोनों को समझ रही हूँ, पर मैं तुम दोनों को वार्निंग दे रही हूँ। अगर साइली के साथ तुम दोनों ने कुछ भी गलत किया ना, तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। कहाँ है तेरा बाप? मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरी सारी मुसीबतों से छुटकारा पा ले, वरना तेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देख, जो ठीक लगे वो कर, मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, बस। नहीं सर, मेरे और रोहिणी के बीच कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं था। लेकिन पड़ोसियों ने तो तुम्हें रोहिणी का हाथ पकड़े हुए देखा था। सर उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं तो बस उसे इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है सर, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो खुद को दुनिया में अकेला महसूस करते हैं। हर्षा, भाई साहब तो बहुत होशियार है, क्या पीएचडी की है सब मामलों में? नहीं सर, एक्चुअली मेरे आई बाबा बोल और सुन नहीं सकते, मुख बधिर है, और अकेला ही होने के नाते मैंने बचपन से देखा है कि ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए सर मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ करूँगा। इसलिए सर मैंने एनजीओ ज्वाइन किया। तो मैं रोहिणी को कैसे तकलीफ पहुँचा सकता हूँ सर? वो तो बहुत यकीन करती थी मुझ पर। भले ही मैंने पिछले 2 साल में कुछ खास नहीं किया उसके लिए, पर सर मेरी उस पर कभी गलत नज़र नहीं गई। ट्रस्ट मी सर। ठीक है, फिलहाल के लिए ट्रस्ट कर लेते हैं, जा सकते हो, लेकिन रोहिणी की अगर कोई खबर मिले तो तुरंत हमें बताना। ओके सर। ये रोहिणी जा कहाँ सकती है? अभी तक एक भी क्लू हाथ नहीं लगा है। सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारे लिए। तुम्हें ये गुलाब और चाहिए? ये गुलाब वहां पर बहुत सारे हैं, चलें? चल आ, चल चल। ए, तू रुक क्यों गई? चल। अरे आगे मिलेगा, आगे चल। अरे रुक। लगता है निकल गई हाथ से। आई ताई अभी तक नहीं आई। उसे ढूंढने के लिए जाओ ना। आई, तेरी बहन कोई छोटी बच्ची नहीं है, आ जाएगी वापस। वो रास्ता भटक गई तो? ये तो और अच्छी बात है, भगवान करे ऐसा ही हो।
नहीं मिली। एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छा है ना, हम बस चुप रहेंगे। अदिति अगर पूछेगी तो उसे क्या जवाब देगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अदिति को संभालूंगी। अदिति? हाँ अदिति बेटा। क्या आज दोपहर से ताई घर नहीं आई है और आई बाबा भी पुलिस के पास नहीं जा रहे। प्लीज सत्या, ताई को ढूंढ दो। ये साइली 16 साल की है, साइली मूक बधिर है। होय साहब, साहब मुझे शक है कि मेरे भाई और उसकी बीवी ने इसे गायब किया है। वो दोनों इससे नफरत करते थे। साहब जल्द से जल्द इसको ढूंढ निकालिए। हाँ बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, साइली की पूरी डिटेल्स ले लो, जाइए आप। जी सर, आइए। सर, कहीं ये केस रोहिणी से कनेक्टेड तो नहीं है? क्योंकि दोनों लड़के अमुक बधिर है और दोनों का एज ग्रुप सेम है। हाँ, लेकिन अभी ये अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। पहले चल के साइली के माँ बाप से मिलते हैं। ओके। आप लोगों की मीटिंग मिसिंग है? हाँ सर, वो कल शाम से घर नहीं आई है। उसे ढूंढ दो, वो बहुत बोली है, बोल और सुन नहीं सकती। अदिति बेटा चल, तू अंदर चल, हम लोग बात कर रहे हैं ना। के शांत होइए। अब बेटा इधर आ। अरे सर, चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी बहन के यहाँ गई होगी सर, हम उसको फोन करने वाले ही थे। ओ भाई साहब, आपके बहन ने ही थाने में कंप्लेंट लिखवाई है। सुन लिया? अब सीधे सीधे बताइए पूरी बात क्या है, वरना सीधे पुलिस स्टेशन में ले जाके बंद कर दूंगा। और तुम्हारी बहन ने सब कुछ बताया हमें। ये सच है कि मैं साइली को यहाँ से दूर बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके गायब होने में मेरा हाथ है सर। अच्छा, उसे कोई परेशान कर रहा था? हाँ, वो लड़का है ना मंदार। अपनी मम्मी को जाके बोल दे तेरी ताई शाम को आएगी। चल ताई, चल। ताई को आते ने एक बार मदद की थी और एक बार केदार दादा ने भी। ये केदार एनजीओ में काम करता है वही ना? ताई को तो उसने ऐसे ही बताया था कि वो एनजीओ में काम करता है। ठीक है बेटा, आपकी दीदी को हम जल्दी ढूंढ देंगे। हैं? बच्ची का ख्याल रखना। खान, ये साइली के माँ बाप की कुंडली निकालो और खासकर इस मनिया की, और ये मंदार, उसकी भी इंफॉर्मेशन निकालो। ओके सर। सुधा तो देवी थी देवी, साइली उसी के ऊपर गई है। बहुत ही प्यारी और हंसमुख बच्ची है। सर, मन्या कोई सीधा साधा या शरीफ आदमी नहीं था, धंधे में नुकसान करा के बैठा था और लोगों से कर्जे भी ले रखे थे। मुझे तो अदिति और साइली की बॉन्डिंग देख के बहुत जलन होती थी। ऐसा लगता था मेरी भी कोई बहन होनी चाहिए। इतना प्यार था वो दोनों में। कल रात को मैंने साइली को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा, मंदार नाम है उसका। तो मंदार का फोन बंद आ रहा है? हाँ सर, और ये मंदार उसके घर पर भी नहीं। उसके पेरेंट्स ने कहा 1 हफ्ते से गायब है। 1 हफ्ते से लड़का गायब है और माँ बाप को चिंता ही नहीं है कि कहाँ चला गया। सर, उसके पेरेंट्स ने कहा कि उनका लड़का आवारा है, दोस्तों के साथ कई दिनों तो गायब रहता है। सर, मैं एनजीओ गई थी रोहिणी के भाइयों के बारे में पता करने, तो ये एनजीओ तो 2 दिन पहले ही बंद हो चुका है और दोनों भाई भी गायब है और ये केदार वो भी गायब है। इस केस में हमारे पास 2 सस्पेक्ट हैं और दोनों ही मिसिंग हैं। सर, जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। सर, अच्छा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अगर ये दोनों केस कनेक्टेड है तो साइली भी खतरे में है। सर, मना की सीडीआर के अनुसार वो संतोष नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ टच में था और कोई बिजनेसमैन भी है चिमाजी नाम का। इन सबसे बात करनी पड़ेगी, हो सकता है कोई जानकारी हासिल हो। जी सर। सर, मन्या का अच्छा दोस्त होने के नाते जब मन्या को नुकसान हुआ तो मैंने उसे मदद की थी। चीमा जी से मैंने उसे 25 लाख रुपए दिलवाए थे।
गलती हुई जो मैंने उसे लोन दिया। इंटरेस्ट तो मिला नहीं, उल्टा मेरा पैसा लटक गया। सर मैंने गारंटी ली थी, मैं बहुत प्रेशर में आ गया था, इसलिए मैं बार बार उसे कॉल करता था और मिलता था और उसे बोलता था पैसे दे दे पैसे दे दे। यार मैं चीमा जी को क्या जवाब दूँ? अब मैं अपने एसेट्स बेच के तो तेरी लोन पे नहीं कर सकता ना। संतोष तो मेरे भाई जैसा है, कुछ भी करके उनको समझा दे। खान, इन लोगों के पास मोटिव तो है साइली को उठाने का, ताकि मनिया पैसे वापस कर सके। नजर रखना इन दोनों पे। सर, ये केदार का फोन अभी अभी स्विच ऑन हुआ है हाईवे के पास। चलो। ये मोबाइल कहाँ से मिला? सब रास्ते में गिरा हुआ था, मैंने उठा लिया। चलो दिखाओ वो जगह। सब यहाँ मिला हुआ था। ये बाइक यहाँ से किसकी पड़ी है? सर ये देखिए, यहाँ खून गिरा है। कर रहे? हाँ। इस ब्लड का सैंपल लो और लैब में भेजो। सर। हाँ चलो, इस बाइक की डिटेल निकालो। सर आरटीओ से इंफॉर्मेशन मिली है कि बाइक केदार की है। और जिस तरीके से केदार की बाइक हमें रोड के किनारे पड़ी मिली, ऐसा लगता है कि जब वो साइली या रोहिणी जिस किसी के साथ भी भाग रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। और ये भी हो सकता है कि साइली के गायब होने में भी केदार का हाथ हो। ये मंदार का क्या हुआ? नहीं सर, अभी भी ढूंढ रहे उसे। सर एक और बात, नंदिनी की सीडीआर से एक बात पता चली है कि नंदिनी संतोष के साथ टच में थी। इनफैक्ट सर कुछ महीनों से उसकी लोकेशन भी संतोष के घर के आसपास थी। नहीं तो मैं क्यों संतोष के घर जाऊंगी? हाँ बस 1-2 बार गई थी, वो भी मना के काम से। अच्छा, नहीं मुझे तो पता चला कि पिछले 2 महीने में 15 बार तुम वहाँ गई थी। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लेती हूँ, वही मुझे बता दे शायद तुम वहाँ क्यों गई थी। मैडम वो मेरा और संतोष का अफेयर चल रहा है। मन्या और मैं हमेशा से एक बेटा चाहते थे। इनके खानदान में कभी कभार ही बेटे होते हैं। मन्या के बड़े भाई जो औरंगाबाद में रहते हैं, उनकी भी 3 लड़कियां हैं, लेकिन संतोष के 2 बेटे हैं जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। और उसका बड़ा भाई, उसे भी 2 बेटे हैं। मैं मन्या को बेटी का गिफ्ट देना चाहती थी, बस इसके लिए मैंने संतोष के साथ अफेयर शुरू किया। इसके अलावा मुझे संतोष से कोई लेना देना नहीं। विचित्र बात है ना कि पति को लड़का गिफ्ट करना है तो पति के दोस्त के साथ ही अफेयर कर डाला। वाह कमाल है। सर नेक्स्ट लेवल की पतिव्रता है। ये डेली सोप के सीरियल के लिए नया सब्जेक्ट मिल गया। सर रोहिणी की पीएम रिपोर्ट। रोहिणी की मौत हुई है 19 नवंबर को रात को 10 से 12 बजे के बीच। रोहिणी 2 हफ्ते प्रेग्नेंट थी। तो ये प्रेगनेंसी तो नहीं उसकी मौत का कारण? पॉसिबल है। सर केदार के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। पिछले हफ्ते उसका एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर भी है। और एक बात सर, एक बाइक के पास जो ब्लड साइन मिले थे वो केदार के। एनजीओ तो बंद हो गया है सर, क्योंकि वहाँ की लीज खत्म हो गई थी और ओनर ने उसे रिन्यू करने से मना कर दिया था, क्योंकि किसी बिल्डर से उसे उस ज़मीन के लिए अच्छे ऑफर मिल रहे थे। इसलिए रातों रात सर एनजीओ बंद कर दिया गया। रोहिणी के दोनों भाई कहाँ हैं? सर एनजीओ को टेम्पररी बेसिस पे पुणे शिफ्ट कर दिया गया है। तुषार और तन्मय सर दोनों वहीं पे हैं। मैं पुणे जा ही रहा था कि हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। भला उन लोगों का जो मुझे हॉस्पिटल लेके आए। तुम्हें पता है साहिली वो गायब है। मैं तुषार और तन्मय को कैसे बताऊंगा कि बहन मर गई? आलिस हो कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। रोहिणी कहाँ? आज आई नहीं क्या? रोहिणी तो तब से काम पे नहीं आ रही है जब से तुम वैष्णो देवी गई हो। पर अब तो पुलिस की उसकी लाश भी मिली है। क्या? पुलिस ने बताया कि रोहिणी का रेप और मर्डर हुआ है। ये तो बहुत बुरा हुआ अविनाश। आप किसी भी हाल में उसके कातिल को ढूंढवाओ और उसे सजा दिलाओ। अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करो और उस बेचारी को इंसाफ दिलाओ। पुलिस जांच कर रही है।
एक बार उसे पकड़ ले, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने की। सर केदार सच बोल रहा था। पुणे पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि एनजीओ टेम्पररी बेसिस के लिए वहां शिफ्ट हो गया है और रोहिणी के दोनों भाई तुषार और तन्मय भी वहीं पर थे। थैंक गॉड। ताई, कहाँ हो तुम ताई? जल्दी वापस आओ ना। सर ये मंदार का फोन मार्केट में बंद हुआ था। ये मंदार के फोन में 2 सिम कार्ड थे, जिसमें से एक सिम कार्ड हमें उसके घर से मिला था। सर यही लोकेशन है। चलो चेक करो। जी सर। सर इयरिंग है और इस पर ब्लड के ट्रेसेस है सर। कलेक्ट करो और लैब में भिजवाओ। जी सर। खान, ये ईयरिंग्स पे लगे ब्लड को रोहिणी और साइली दोनों के ब्लड से मैच कराओ और लैब में भेजने से पहले इस साइली के पेरेंट्स को भी दिखाना। ओके सर। और चेक करो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, अगर है तो उसकी फुटेज निकलवाओ। ओके सर। ये तो मेरे ताई के हैं। आप उन्हें लेके नहीं आए? कहाँ है मेरे ताई? बेटा हम साइली को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सर वो जो इयरिंग्स पे ब्लड मिला था वो रोहिणी और साइली दोनों के ब्लड से मैच नहीं होता। और हाँ सर, वो जो ब्लड हमें रास्ते पर मिला था उसके आसपास का सीसीटीवी हमने चेक किया तो उसमें एक गाड़ी नजर आ रही है जिसमें एक लड़की लेटी हुई है। उसका चेहरा तो क्लियरली दिख नहीं रहा और सर गाड़ी का नंबर भी क्लियरली नहीं दिख रहा। उस पूरे एरिया को फिर से चेक करते हैं। ताला बंद है। चढ़े, ताला तोड़ो। तुझे यहाँ किसने बांध के रखा है? उस रात जब मैं साइनी के साथ था तो मुझे किडनैप कर लिया गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ था। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों से यहाँ पर हूँ। 1 हफ्ता हो गया तुझे। जब तूने साइली पे हमला किया था तब से गायब है तू, और तेरी वजह से वो भी सिंह है। मैं तो बस साइली का फायदा उठाना चाहता था। उसकी वजह से मुझे आरती और केदार ने थप्पड़ मारा, लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि साइली कहाँ है। तुझे उस कार का नंबर याद है? नहीं, अंधेरे की वजह से मैं ज़्यादा देख नहीं पाया। सर कुछ हाथ नहीं लगा और कोई खबरबात भी नहीं। सर हमने पूरी तरह ट्राई की कि ये जानने के लिए कि वो गैराज किसका है, लेकिन कुछ नहीं सर। और वो एरिया भी पूरी तरह छान लिया, साहिल का भी कुछ पता नहीं। हाँ क्या सर? हाईवे के पास एक लड़की मिली है बेहोश हालत में और उसका डिस्क्रिप्शन भी साहिल से मैच होता है। अच्छा, तुरंत वहां जा। बेटा डरो मत, हम पुलिस है। क्या हुआ तुम्हारे साथ बता। हेलो सर।
हम साइली को मेडिकल टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। और हाँ सर, हमें शायद केदार की मदद लगे। ये क्या कह रही है कुछ समझ नहीं आ रहा सर। यस सर, साइली की मेडिकल रिपोर्ट से तो ये बात क्लियर है कि उसके साथ मल्टीपल रेप्स हुए हैं। केदार। हाँ सर। सवाल पूछो था। यस सर। सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये प्रॉपर साइंस यूज नहीं कर रही है। ये रोहिणी की तरह स्पेशल स्कूल गई नहीं है ना। तो फिर कौन है जो इसकी भाषा समझ सकता है? सर मुझे पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है। अदिति देखो बेटा, तुम हमारी मदद करोगी? तुम्हारी ताई क्या कहना चाह रही है हमें बताओगी प्लीज? ताकि हम उसके असली गुनहगारों को पकड़ सके। पूछो उसे क्या हुआ था। क्या हुआ था? ताई कह रही है कि वो एक छोटी सी गंदी सी जगह पे थी, वहाँ बहुत अंधेरा था और एक चारपाई थी और वहाँ 3 आदमी थे। बाद में क्या हुआ, वो 3 आदमी ताई के साथ बहुत गंदा काम करते थे और कल उस चौथे आदमी ने ताई को छोड़ दिया और कहा भाग जाओ। ताई भागी भागी बहुत भागी और भागते भागते बेहोश हो गई। बेटा जरा अपनी ताई से पूछो कि उस चौथे आदमी का चेहरा याद है क्या? उसका स्केच बनवा सकती है? तुम उस चौथे आदमी का स्केच बनवा सकती हो? ये स्केचेस, ये संतोष कापसे, चिमाजी गांवकर, अविनाश पवार और ये चौथा आदमी सर। बबलू, ये संतोष का ड्राइवर कम सर्वेंट। इन चारों को उठा के लाओ अभी के अभी। तुम चारों खुद से बोलना शुरू करोगे या हम अपने तरीके से को बुलवाएं? बोलो। सर हम तीनों ने इससे पहले भी अपने अपने घरों के मेड के साथ कई बार रेप किया है और फिर हम उन्हें अच्छे पैसे भी देते थे ताकि वो अपना मुंह बंद रखें। सर हमें कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप करने में हमें बहुत मज़ा आता है। और फिर एक दिन पवार साहब ने हमें एक मूक बधिर लड़की रोहिणी के बारे में बताया था। और सबसे बड़ी बात, वो किसी को बता भी नहीं सकती कि हमने उसके साथ क्या किया है। सर बबलू मेरे भरोसे का ड्राइवर कम नौकर है। उसने रोहिणी को पवार साहब के घर जाने से पहले ही किडनैप कर लिया। वो रोहिणी को मेरे फार्म हाउस पर लेके आया और हम तीनों ने उसका रेप किया। हमें दिव्यांग लड़कियों का रेप करने में तीनों को किक मिली। अब हमें ऐसी लड़की चाहिए थी, तभी संतोष ने हमें साइली के बारे में बताया। और जब ये बबलू, मैंने तो सब साहब लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया था कि क्या करना है। सर हम मंदार को मारने ही वाले थे कि आप सब उस तक पहुंच गए, इसलिए हम सब डर गए और साइली को छोड़ दिया। सर हमें लगा कि वो मूक बधिर है, किसी को क्या बताएगी। और उसी मूक बधिर लड़की ने तुम चारों हैवानों के चेहरे हमारे सामने ला दिए। रोहिणी के साथ क्या किया? सर हम रोहिणी से थक गए थे, फिर
किसी ने हमें रोहिणी को मारने का ऑफर दिया। किसने ऑफर दिया? हाँ, मैंने ही अपने ड्राइवर की मदद से रोहिणी को मारने का ऑफर दिया था, क्योंकि मुझे मूक बधिर लड़कियों से सख्त नफरत है। उस रात जब बबलू रोहिणी को लेके निकला, तब मैं भी अपने ड्राइवर एकनाथ के साथ शहर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। मैं तो चिमा जी को खुश करना चाहती थी, ताकि वो मेरे और मन्या के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना ले, क्योंकि मन्या ने उनका पैसा नहीं लौटाया था, वरना हम घर बार सब कुछ खो देते थे। चिमा जी ने तो हमें और टाइम देने का वादा किया था, अगर हम उन्हें रोहिणी से छुटकारा दिला देते। तो तुम्हें पता था कि साइली को बबलू ने किडनैप किया है और वो सब लोग मिलकर उसके साथ क्या करने वाले हैं? मुझे बस इतना पता था कि साइली का हमारी जिंदगी से जाना हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। सर, केदार का जो एनजीओ है सहारा, उसे अब एक नई जगह मिल गई है, साइली का घर। मन्या ने खुद अपने मन से उसका घर एनजीओ को दे दिया, वो भी फ्री में। और ये एनजीओ साइली को भी मदद करेगी और इसमें आदित्य हाथ बटाएगी। और एक केदार, ये भी बहुत खुश है सर। हमें अपनी सोसाइटी में केदार जैसे लोगों की जरूरत है, ताकि आगे जाके पुलिस को भी हेल्प हो। सही कहा सर।